नमस्कार। वीकली टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेंद्र। यह है कर्वेचर फील्ड। चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे शोध पत्रिकाओं से संबंधित दुनिया के सबसे बड़े सौदे से। भारत ने लगभग 1300 पत्रिकाओं के लिए एकीकृत सदस्यता या सब्सक्रिप्शन की शुरुआत की है। इसे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन भी कहा जा रहा है। इसके लिए भारत 3 वर्षों में 30 वैश्विक प्रकाशनों को लगभग 71.5 करोड़ डॉलरों का भुगतान करेगा। उम्मीद यह है कि लगभग 1 करोड़ 80 लाख छात्रों, संस्थानों और शोधकर्ताओं को ये सारी जानकारी मुफ्त में प्रदान की जाएगी। ऑफ कोर्स इस पैसे को लेकर बेहतर तरीके से कैसे खर्च किया जाए, इस पर कई पक्षों में चर्चा चल रही है, लेकिन ये एक बहुत बढ़िया शुरुआत है और इस कदम से मैं तो पर्सनली वाकई काफ़ी खुश हूँ। इसी बीच ड्रग क्राइम हाई एड चला गया है। मैक्सिकन कार्टेल रसायन विज्ञान के छात्रों को, केमिस्ट्री के छात्रों को फेंटनिल, जो कि एक ड्रग है, बनाने के लिए नौकरियां दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस ड्रग को और शक्तिशाली बनाया जाए। अब ये जाहिर है कि ये छात्र जो कानूनी नौकरियां मिलेंगी, उस वेतन से वो दुगना वेतन दे रहे हैं। लेकिन किसी भी छात्र के लिए मैं ये कहूँगा कि किसी भी क्षेत्र में करियर स्टार्ट करना कठिन ही होता है। उस कठिनाई का एक रीज़न है, आपको पता चलता है आपकी एजुकेशन से, आप अपने बैच से कितने आगे हो, आपको अपनी वैल्यू का पता चलता है। और इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता भी होती है। इसलिए इतनी जल्दी अच्छे कैरियर के विकल्पों को छोड़ ना दें अगर कोई आपको इस तरीके की चॉइस मिलती है। सरकारों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि शिक्षा को वो मुफ्त रखें। मेरा मानना है कि अपने देश के सफल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है। अगर शिक्षा महंगी है तो जो लोग सीखना चालू करना चाहते हैं वो हतोत्साहित हो जाएंगे, और जो लोग पहले से ही सीख रहे हैं वो परेशान रहेंगे। तो देखिए, आज के छात्र कल के नेता हैं। वो वही देश का ख्याल रखेंगे और वो देश आपका ख्याल रखेगा। तो अगर आप सरकार चला रहे हैं, अपने ऊपर एक छोटा सा एहसान करें, अपने छात्रों में निवेश करें। ये बोलना चाहूँगा आपको। अब हम बढ़ते हैं व्यापार की तरफ। हम देखते हैं कि इंटेल के सीईओ पैट जेल्सिंगर ने अपना पद छोड़ दिया है। वर्तमान सीएफओ डेविड जिंस्कर और कार्यकारी उपाध्यक्ष एमजे हॉल्थस सह सीईओ के रूप में काम करने लगेंगे जब तक कोई नया सीईओ नहीं मिल जाता। अब सीईओ कब मिलता है या कौन मिलता है, उससे फ़र्क पड़े या ना पड़े, मेरे हिसाब से अब इंटेल को हम एक सस्ते और किफ़ायती विकल्प हैं, ब्रांड हैं, इस नारे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्हें अपनी एक बढ़त हासिल करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप देखें, कुछ समय पहले निकले हुए एरो लेक प्रोसेसर्स भी कुछ खास नहीं लग रहे हैं। इसके बारे में आप ज़्यादा जानने के लिए गेमर्स नेक्सस या डरेटर EN चैनल्स को देख सकते हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे। वॉलमार्ट ने विजियो कंपनी को एक्वायर कर लिया है। ये सौदा 230 करोड़ डॉलर की नगद राशि पर पूरा हुआ है। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि 2015 में विजियो ने कॉग्निटिव मीडिया नेटवर्क, जो कि अब इनस्केप डेटा के नाम से जाना जाता है, को एक्वायर किया था। ये बिना किसी उपभोक्ता के इनपुट के स्क्रीन या स्पीकर पर चल रहे कंटेंट की पहचान करने की क्षमता को प्रदान करते हैं। इस जानकारी का उपयोग व्यक्तिगत विज्ञापन, कंटेंट रिकमेंडेशंस के लिए किया जा सकता है,
या फिर इस डेटा को डेटा एग्रीगेटर्स को बेचा जा सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि वॉलमार्ट अब कम लागत वाले स्मार्ट HDTV के व्यवसाय में तो आना चाहते ही हैं, लेकिन वे ऑल्सो टीवी विज्ञापन के व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनना चाहते हैं। पर इसके लिए अब उनको roku, गूगल, यूट्यूब और सैमसंग जैसे खिलाड़ियों के साथ जूझना पड़ेगा। अब हम चलते हैं AI की तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं कि गेटी इमेजेस के CEO ने AI के उचित उपयोग के नियमों के लिए आवाज़ उठाई है। वे कहते हैं कि AI कंपनियों का ये कहना है, ये मानना है कि AI जो है वो कैंसर या पर्यावरण संबंधी कठिन समस्याओं को हल करने में सक्षम जब तक नहीं होगी, जब तक वे AI के प्रशिक्षण के लिए मुफ्त में सामग्री स्क्रैप करने के नियम नहीं बनाते। अब ये कंपनियां लोगों को हार्डवेयर, बिजली और अन्य खर्चों पे अरबों डॉलर खर्च कर रही है, लेकिन यही कंपनियां दावा करती हैं कि जब कलाकारों के लिए मुआवजे की बात आती है तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए। अरे ये कैसे? वे ये कहते हैं कि AI और कॉपीराइट पर खुली चर्चा होनी चाहिए और चाहते हैं कि दुनिया रचनात्मकता को पुरस्कृत करे। उनका ये कहना है कि कंपनियों को ये समझना चाहिए कि कैंसर के इलाज जैसी और पर्यावरण को स्वच्छ करने के जैसे कामों के लिए डेटा स्क्रैप करना और प्रसिद्ध कलाकारों के कामों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों की कॉपीज बनाने के लिए AI का इस्तेमाल करने के बीच में बहुत फ़र्क है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और इनके नियम भी अलग अलग होने चाहिए। अगली न्यूज़ में हम ये देखते हैं कि कनाडा के प्रमुख समाचार संगठन OpenAI पर मुकदमा करने के लिए एकजुट हो गए हैं। ये समूह चाहता है कि समाचार संगठनों के लेखों का उपयोग करने के द्वारा अर्जित किए गए किसी भी लाभ के लिए एक तो OpenAI को दंडात्मक हर्जाना दिया जाए, हर्जाना हो, और दूसरा जितने भी ये लाभ हुए हैं OpenAI को, वो सारे लाभ इस संगठन को वापस किए जाए। साथ ही ये चाहते हैं कि OpenAI को भविष्य में किसी भी समाचार लेख का उपयोग करने से रोकना चाहिए। प्रति लेख 20,000 तक का जुर्माना किया जा सकता है। तो आप ये सोचें, इस मुकदमे का मूल्य अरबों डॉलर्स तक जा सकता है। इस पे हम नज़र रखेंगे क्योंकि ये भविष्य में काफ़ी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि चीज़ें OpenAI जैसी कंपनियां इंटरनेट पे जो कंटेंट उनको मिलता है वो उसका किस तरीके से इस्तेमाल करती हैं। अब हम देखेंगे एक अजीब सी स्टोरी ChatGPT के बारे में। ChatGPT का एक रहस्यमय व्यवहार। ऐसा लग रहा है कि ChatGPT एक बहुत ही असामान्य रूप की गड़बड़ी है, जो कि जब भी AI को कोई डेविड मायर नाम को बुलवाने की कोशिश करता है तो वो गड़बड़ी उस AI को, ChatGPT को डेविड मायर नाम बोलने नहीं देती। जब भी आप उसको मजबूर कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, तो AI जो है ये प्रिंट कर देती है कि मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा आई एम अनएबल टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। लेकिन ये है कौन? डेविड मायर। ये संभावना है कि या तो वो ये व्यक्ति हो सकता है जो कि रॉथस्चाइल्ड संपत्ति का उत्तराधिकारी है, या फिर वो यह व्यक्ति हो सकता है जो कि जिसका नाम एक आतंकवादी के साथ मिलता है और इसलिए वो US की एक वॉच लिस्ट पे आ चुके हैं, जिसके बारे में उनको काफ़ी दुख भी है, पर
अब ये हो गया है उनके साथ। तो ये हो सकता है कि उस एआई को प्रोग्राम ऐसे किया गया हो कि जब ये नाम डाला जाए या किसी तरीके से भी एआई से ये नाम बुलवाया जाए, वो नाम वो ना ले, ताकि लोगों को उस नाम तक पहुंचने में सफलता ना मिले। अब इस मुद्दे में मार्केट में एआई कंपनियों द्वारा सूचना को सेंसर करने की कोशिश के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि अब ये नाम सेंसर्ड है, तो हमें ये नहीं पता कि और क्या क्या सेंसर्ड हो सकता है। समझ रहे हैं? तो हम आगे चलते हैं पर्यावरण से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। हमें शुरुआत करनी पड़ेगी एक बुरी खबर से। संयुक्त राष्ट्र की प्लास्टिक संधि वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई है। रविवार को प्लास्टिक संधि वार्ता विफल हो गई, क्योंकि वार्ताकार अपने मतभेदों को सुलझाने और संधि पर सहमत होने से विफल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस संधि के विफल होने का मूल कारण ये है कि तेल समृद्ध देशों द्वारा प्लास्टिक के उत्पादन पर सीमाओं को स्वीकार करने से उन्होंने इनकार कर दिया। अब मैं उनकी कहानी कुछ हद तक समझ सकता हूँ, क्योंकि हम एक तरफ कह रहे हैं कि तेल का उपयोग कम कर दें, और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि ये प्लास्टिक भी नहीं चाहते, जो कि तेल ना बनाने पर आपको फिर भी कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। अब हम कह रहे हैं अब आप प्लास्टिक भी ना बनाएं, तो इससे तो उनका बिजनेस बहुत नीचे चला जाएगा। इसलिए उनको ये सीमाओं को स्वीकार करने से में मुश्किल है, ये मैं समझ सकता हूँ। पर उन सबको हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि यार हमारी जो ये धरती है वो एक ही है। तो किसी एक देश को अगर कुछ कुछ बुरी बात हो जाती है, तो किसी एक देश को कम या ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, सबको समान रूप से ही नुकसान होगा। तो हम सारे एक साथ ही हैं इस चीज़ में। कभी कभी मुझे लगता है कि हमें एक पोजीशन या एक पद की ज़रूरत है जो कि इन देशों से ऊपर हो, जो कि आपस में ये निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं और ले नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, कोई भी प्रतिनिधि किसी भी देश का ऐसा निर्णय ले ही नहीं सकता, या उनको लेने में बहुत मुश्किल होगी जो उनके देश के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो किसी देश में ना हो, देश से रिलेटेड ना हो, उससे ऊपर हो। अब इस समय प्लास्टिक आप देखिए हर जगह है, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी प्लास्टिक है। ये सब माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक, ये सब हमारे शरीरों के अंदर है, बच्चों के शरीरों के अंदर है। हर सेकंड हम 60 टन प्लास्टिक का उत्पादन कर रहे हैं। यदि आप इस विषय में रुचि रखते हैं तो नेटफ्लिक्स पर बाय नाउ द शॉपिंग कॉन्स्पिरेसी नाम की एक डॉक्यूमेंट्री है, उसको देखें। चलिए हम नेक्स्ट अगली न्यूज़ पे चलते हैं। ये थोड़ी सी अच्छी तरफ जा रही है। ऑस्ट्रेलिया जूझ रहा है बिजली की अधिक आपूर्ति से, क्योंकि एक ऐसी मुश्किल है जो कि अच्छी है होनी। ये इस देश के लिए जाहिर है बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये कहानी ऑस्ट्रेलिया की वसंत ऋतु में बार बार दोहराई जाएगी, क्योंकि धूप तो काफ़ी है और तापमान कम है, इसलिए सारे एसी बंद हैं और बिजली की मांग कम है। ये इस ओर भी इशारा करती है, ये जो प्रॉब्लम है, ये इस ओर भी इशारा करती है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए अगली बड़ी चुनौती क्या है। वो है कि अतिरिक्त बिजली जो बन गई है उसके वितरण और भंडारण के लिए जो बुनियादी ढांचा चाहिए वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजली को आप सर्दियों में भी
इस्तेमाल कर सकते हैं, या जब सूरज नहीं है तब भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले उसको उसका कहीं भंडार आप बनाएंगे तभी उसको इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो वो बिजली नहीं मिलेगी आपको। आप अगर आप EU की तरफ देखें, जहाँ पर देश काफ़ी पास में है, तो आप उन अन्य देशों के साथ बिजली को शेयर करने की तकनीकें भी विकसित कर सकते हैं, जो कि किसी आपातकालीन घटना घटने पर, किसी इमरजेंसी के टाइम पर भी यूज़ किया जा सकता है। एक और अच्छी न्यूज़ है, अमेज़न के AI डेटा सेंटर अब कार्बन कैप्चर मशीन बन सकते हैं। अमेज़न ने ऑर्बिटल मटेरियल्स करके एक कंपनी है, उनके साथ एक साझेदारी की है। ऑर्बिटल मटेरियल्स ने डेटा सेंटर के हॉट एयर एग्जॉस्ट से निकलने वाले कार्बन के लिए AI का उपयोग करके एक नया मटेरियल बनाया। इस मटेरियल से कार्बन कैप्चर होता है, जो ये एग्जॉस्ट से जो कार्बन निकलता है उसको कैप्चर किया जाता है, और इससे डेटा सेंटर के कार्बन एमिशन 0 से भी नीचे चले जाते हैं। जिसका मतलब है कि जितना कार्बन उन्होंने शुरुआत में यूज़ किया है, उससे ज़्यादा कार्बन वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पर क्योंकि ये सब बड़ी टेक कंपनियां AI की ज़रूरतों के लिए बड़े डेटा सेंटरों में निवेश करना चाहती हैं, और अगर अब हमारे पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी है तो ये पर्यावरण के लिए अच्छी बात है, और ये डेटा सेंटर पर्यावरण पे बुरा असर नहीं डालेंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी आई है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये कितनी आगे जाती है, लागत और कितनी प्रभावशाली है, तो ये देखेंगे कैसा चलता है। हम चलेंगे अगले सेक्शन पर, जो कि है लोगों के बारे में, क्या हो रहा है हमारी पॉपुलेशन में। तो शायद आपने ये आर्टिकल्स देखे होंगे, जो कि कई लेख दिख रहे हैं, जिसमें कंपनी अपनी खोल के देख लेता हूँ, अगर कोई खुले, ये खुल गया, आप ये खुल सकते हैं। तो कई लेख देखे जा सकते हैं जिसमें कंपनी अपनी मैनेजमेंट हायरार्कीज को फ्लैट कर रही है। अमेज़न ने सुपरवाइजर्स के मुकाबले कर्मचारियों के अनुपात को कम से कम 15% बढ़ाने की योजना बना ली है। अब खासकर जब AI स्मार्ट हो रही है, तो बुक कीपिंग से जुड़े काम शायद स्वचालित ही हो जाएंगे, ऑटोमेट ही हो जाएंगे, और शायद समय के साथ प्योर मैनेजमेंट से की जो भूमिका है वो कम हो जाएगी, और हम शायद सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। पर आप कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको क्या लगता है, कि मैनेजमेंट रोल्स का भविष्य है क्या, खासकर जब AI आ रही है तो। और क्या आपने अपनी कंपनी में फ्लैटनिंग जैसा कुछ देखा है या कुछ अनुभव किया है, बताएं, कमेंट्स में लिखें। तो इस हफ्ते के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।